नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली TGT परीक्षा के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले प्रश्नों की यह दूसरी श्रृंखला है। इसके पहले की श्रृंखला में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था या 30 प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया था और आज की इस वीडियो में कुल 33 प्रश्नों की चर्चा करूंगा। तो मिला के कुल 63 प्रश्न हो जाएंगे जो कि प्रत्येक विषय से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। यह सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा इसमें 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया। पहला विकल्प है कुतुब मीनार, दूसरा विकल्प है 2.5 दिन का झोपड़ा, तीसरा विकल्प है सिरवान की मीनार, चौथा विकल्प है मलविया की मीनार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसकी लोकेशन पूछी जाए तो यह अजमेर में स्थित है। यह अजमेर में स्थित है। जब मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर आक्रमण किया था तो उसके सैनिकों को नमाज अदा करने के लिए कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए उसके आदेश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थित एक संस्कृत विद्यालय को गिरा करके उसके ऊपर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। बेसिकली यह झोपड़ा नहीं है, इसे झोपड़ा कहा जाता है, लेकिन यह एक मस्जिद है। और यह मस्जिद जो है आपका विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है। विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ एक चाहवान शासक था, चाहवान शासक या चाहमान शासक था। और बताया जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही जो है यह संस्कृत मंदिर या सरस्वती मंदिर बनवाया गया था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गिरवा के उसे मस्जिद का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। ठीक है, बताया जाता है कि 2.5 दिन के अंदर कुल 60 घंटे का समय लगा था। इस मस्जिद को बनाने में कुल 60 घंटे का समय लगा था और उसके जो स्तंभ है लगभग 40 स्तंभ हैं जिस पे वह मस्जिद टिकी हुई है। सभी स्तंभों पर जो है हिंदू धर्म दर्शन से संबंधित साक्ष्य उत्कीर्ण है और वहीं पे एक संगमरमर की बड़ी प्लेट लगी हुई है जिसमें विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा उसका निर्माण होना बताया गया है कि पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था। और इसकी जो दीवारें हैं, जो मस्जिद है, इसकी दीवारों पर हरकेल नाटक है। एक हरकेल नाटक यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है। काफ़ी बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि हरकेल नाटक के रचयिता कौन है। किसकी रचना है? बीसलदेव द्वारा रचित है। जो विग्रहराज चतुर्थ था उसको हम बीसलदेव के नाम से भी जानते हैं। और उसका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था सोमदेव। तो सोमदेव की एक रचना है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज सोमदेव की रचना। कौन सी रचना है? ललित विग्रहराज। तो इसकी कुछ पंक्तियां जो है वहाँ पे उत्कीर्ण हैं। इसकी कुछ पंक्तियां जो है उस मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इसका निर्माण 1194 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कितना समय लगा था? 2.5 दिन का समय लगा था, लगभग 60 घंटे का समय लगा था। इसका वास्तुकार जो था, जो हेरात शहर का वास्तुकार था, अबू बाकर इसका वास्तुकार था। 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? अबू बाकर था। ठीक है, एक और इस यहाँ पे कहावत, इसको जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, तो एक कहावत यहाँ पे और प्रचलित है कि यहाँ पे जो है सूफियों का जो है, जो संत होते थे, उनका एक उर्स लगता था। वह उर्स जो है 2.5 दिन चलता था। वह उर्स
2.5 दिन चलता था, इसीलिए उस उर्स के कारण जो है इसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद विकल्प ए है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के विषय में आप लोगों को जानकारी है कि इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और यह मस्जिद कहाँ पे स्थित है? यह मस्जिद दिल्ली में अवस्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण जो है अभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, ठीक है। और वह उसे 4 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन पहले मंजिले के निर्माण के समय ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था, उसको 4 मंजिला कराया था। और फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जो है चौथा मंजिला जो है ध्वस्त हो गया। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे 2 मंजिला और बनवाया। तो इस प्रकार से कुल 5 मंजिले की वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वह 5 मंजिला है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी जो है हमारे चैनल को लाभान्वित करें। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? पहला विकल्प खानवा का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के मध्य, यह गलत है। खानवा का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। हुआ था, कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध के पहले जो है बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राणा सांगा जो है एक बहुत वीर योद्धा है और हम लोग जो है पराजित हो सकते हैं। तो बाबर ने अपने सैनिकों को जो है जिहाद का नारा दिया, अपने सैनिकों के समक्ष जिहाद का नारा दिया और यह प्रण किया कि आज के बाद जो है मैं कभी मदिरा का पान नहीं करूंगा। तो प्रश्न आता है, जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध के समय दिया था? तो जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध के समय दिया था, ठीक है। और प्रश्न आता गाजी की उपाधि बाबर ने कब ग्रहण की? तो गाजी की उपाधि जो है बाबर ने खानवा के युद्ध के पश्चात ग्रहण की थी। चूंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर ने राजपूतों के मुंडों का जो है एक ढेर लगवाया, उसकी मीनारें बनवाई और गाजी की उपाधि धारण की। इससे सिद्ध होता है कि कितना ही दुर्दांत व्यक्ति था वह। तो हमारा पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है हल्दी घाटी का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य, यह कथन भी गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि जो है अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ था। प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो उस युद्ध में जो है अकबर का सेनापति मान सिंह, राजा मान सिंह एवं शाहजादा सलीम, जिसको हम बाद में जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाहजादा सलीम, ये दोनों लोगों ने युद्ध का नेतृत्व किया था। और हाकिम खां सूर्य का नाम आता है। हाकिम खां सूर्य, यह राजस्थान में पूजा जाता है। हाकिम खां सूर्य जो है, क्योंकि हाकिम खां सूर्य जो है यह महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध सेना नायक था और मेवाड़ की रक्षा के लिए इसने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी।
ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य नहीं हुआ था, यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन है धर्मत का युद्ध। पहला, धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य, औरंगजेब एवं दारा के मध्य हुआ था। तो यह कथन जो है, यह कथन सही है। धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1658 को उत्तराधिकार का यह संघर्ष था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। इसमें जो है, जो दारा का, चूंकि उस समय शाही सेना थी, दारा जो है अलग शाहजहां का शासन था, तो शाही सेना का नेतृत्व जो है दारा की तरफ से जसवंत सिंह, किसने? जसवंत सिंह और कासिम खां, जसवंत सिंह और कासिम खां ने किया था। लेकिन ये लोग पराजय हुई, शाही सेना पराजित हुई और औरंगजेब विजयी रहा। तो हमारा कथन सी सही आंसर है। विकल्प डी है सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब एवं शुजा के मध्य। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और शुजा के मध्य, यह कथन गलत है। बल्कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 28 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। दारा और मुराद की संयुक्त सेना, दारा एवं मुराद की संयुक्त सेना और औरंगजेब के मध्य हुआ था। दारा एवं मुराद की संयुक्त सेना और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। ठीक है, और यह लड़ाई जो है सामूगढ़ की जो सामूगढ़ की जो लड़ाई है, यह उत्तराधिकार के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में सर्वाधिक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? पहला विकल्प है अता आगा खां, दूसरा विकल्प है सरफुद्दीन, तीसरा विकल्प है पीर मुहम्मद, चौथा विकल्प है आसफ खां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, आसफ खां। अकबर के समय में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? आसफ खां था। गोंडवाना मतलब रानी दुर्गावती का नाम आता है, रानी दुर्गावती का नाम आ जाता है। और रानी दुर्गावती जो है वहाँ के शासक दलपत शाह की पत्नी थी। किसकी? दलपत शाह की पत्नी थी। और दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात जो है उनका पुत्र वीर नारायण, कौन? वीर नारायण जो है सिंहासन पर बैठा और रानी दुर्गावती जो है एक संरक्षिका के रूप में शासन कार्य संभाली, क्योंकि जो है वह अल्प वयस्क था। और जो हमारा गोंडवाना है, गोंडवाना को गढ़कंटका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गढ़कंटका के नाम से जानते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती को जब आभास हुआ कि अब जीतना संभव नहीं है, तो उन्होंने छुरा घोंप कर जो है अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी का किलोखड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ? पहला विकल्प 1289, दूसरा विकल्प 1291, तीसरा विकल्प 1290, चौथा विकल्प 1292। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? 1292 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? किलोखड़ी में। किलोखड़ी कहाँ पे था? किलोखड़ी जो है यह दिल्ली में अवस्थित है, यह दिल्ली में इसकी लोकेशन है। और इसका निर्माण जो, चूँकि वह उस समय जो है एक अपूर्ण बिल्डिंग थी, किलोखड़ी की बिल्डिंग जो थी उस समय अपूर्ण बिल्डिंग थी, और उसका निर्माण जो है कैकुबाद ने करवाया था। बाबर का पोता था कैकुबाद, और कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए जो है इस किलोखड़ी, इसको कूनागढ़ भी कहा जाता था, कूनागढ़ का किला कहा जाता था। ठीक है, उसमें अपना राज्याभिषेक कराया। कब कराया? 13 जून 1290 को अपना राज्याभिषेक करवाया और किलोखड़ी को ही अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
पहला विकल्प दादा भाई नौरोजी, दूसरा विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा विकल्प बाल गंगाधर तिलक, चौथा विकल्प सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है गांधी जी के राजनीतिक गुरु विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न आता गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है, वे उनके गुरु थे। और यही जो महादेव गोविंद रानाडे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। क्योंकि सब सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ। इनके विषय में मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जाता है तो चित्तरंजन दास थे। कौन था? चित्तरंजन दास, ठीक है। कभी कभी लाला लाजपत राय के जो है राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जाता है तो मैजनी था। कौन था? इटली का मैजनी उनका राजनीतिक गुरु था, ठीक है। प्रश्न आता है गोपाल कृष्ण गोखले को किसने पुण्यात्मा गोखले कहा था? पुण्यात्मा गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले किसने कहा? उनका चेला महात्मा गांधी ने उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा था। जिन्ना ने उन्हें ऋषि गोखले कहा था। ऋषि गोखले कहा था। एक प्रश्न आता है कई बार जो है मुझे लगता है लेक्चरर या किसी अन्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम गोखले कौन था? तो मुस्लिम गोखले जो है जिन्ना को कहा जाता है। मुस्लिम गोखले किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्योंकि उसका स्टेटमेंट है मैं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पहला विकल्प है मार्को पोलो महमूद गजनी। मार्को पोलो महमूद गजनी के समय में नहीं आया था, बल्कि मार्को पोलो जो है दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था 1292-93 के आसपास। 1292-93 के पास जो है दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था और उस समय वहाँ का शासक था मारवर्मन कुलश्रेष्ठ। मारवर्मन कुलश्रेष्ठ या कुलशेखर दोनों नाम मिलता है, ठीक है। तो यह पांडवंशी शासक था। तो यह कथन जो है पहला जो है विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। महमूद गजनवी के साथ जो है कौन आया था? अल-बर्नी नामक इतिहासकार आया था जिसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है। विकल्प बी है सर टॉमस रो औरंगजेब। आप लोगों को मालूम होगा सर टॉमस रो किसके समय में आया था? औरंगजेब के समय में नहीं आया था, बल्कि यह जहांगीर के समय में आया था, इसलिए यह कथन भी गलत हो गया। किसके समय में आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के समय में आया था। 1616 ईस्वी के आसपास वह आया हुआ था। और एक प्रश्न आता है जहांगीर के साथ शिकार खेलने गए जहांगीर के साथ कौन सा अंग्रेज शिकार खेलने के लिए गया था? तो जहांगीर के साथ जो है सर टॉमस रो ही शिकार खेलने के लिए गया था। इंग्लिश खान किसकी उपाधि थी? इंग्लिश खान। तो सर टॉमस रो की उपाधि थी इंग्लिश खान, ठीक है। तो हमारा दोनों कथन गलत है। ये भी विकल्प सी है फादर एंथनी मॉन्सेराट अकबर, यह सही है। फादर एंथनी मॉन्सेराट अकबर के समय में आया था 1578 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और अकबर ने शाहजादा मुराद जिसकी अत्यधिक मद्यपान से मृत्यु बाद में हो गई उसका शिक्षक नियुक्त किया था। किसको? फादर मॉन्सेराट को, ठीक है। और एक प्रश्न आता है काबुल अभियान के समय कौन सा अंग्रेज यात्री अकबर के साथ गया था? तो फादर एंथनी मॉन्सेराट अकबर के साथ काबुल अभियान पर गया था। विकल्प डी है ट्रेवनियर जहांगीर। यह विकल्प भी गलत है
क्योंकि ट्रेवनियर जो है 1638 से लेकर 1663 ईस्वी तक भारत में रहा। यह समय जहांगीर का नहीं है, बल्कि शाहजहां एवं औरंगजेब दोनों का समय है। ठीक है, तो यह शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत की यात्रा पर आया था। ट्रेवल्स इन इंडिया नामक यात्रा वृतांत है इसका। ट्रेवल्स इन इंडिया नामक यात्रा वृतांत है। हमारा अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित है। पहला विकल्प है छुआछूत से, दूसरा विकल्प है शिक्षा से वंचित होना, तीसरा विकल्प है किसान की बेदखली, चौथा विकल्प बंधुआ मजदूरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बंधुआ मजदूरी। हाली पद्धति जो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह प्रथा जो है बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही थी और आधुनिक भारत में देखा जाए तो इसका उल्लेख जो है बारदोली सत्याग्रह में मिलता है। बारदोली सत्याग्रह में मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो काली पराज जनजाति थी, काली पराज, क्योंकि बाद में काली पराज को ही जो है महात्मा गांधी ने रानी पराज की उपाधि दी। जंगल के वासी कहा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और कल्याण जी और कुंवर जी मेहता के द्वारा जो बारदोली आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उसमें जो है इन लोगों का जो हाली पद्धति का उल्लेख आया और हाली पद्धति से उन्हें मुक्त प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ने अभियान चलाया था। दुबला आदिवासी कहा जाता है इनको, दुम्बला आदिवासी भी कहा जाता है। ठीक है, काली पराज को। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प गुंटूर, दूसरा विकल्प कर्नूल, तीसरा विकल्प चित्तूर, चौथा विकल्प हरडनहल्ली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गुंटूर। गुंटूर किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और जो अमरावती स्थान है यहाँ पे एक अमराराम है, अमराराम प्रसिद्ध शैव स्थल है, प्रसिद्ध शैव धर्म से संबंधित है, शैव स्थल है। और अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अमरावती का प्राचीन नाम जो लेखों में मिलता है धान्यकटक मिलता है। क्या नाम मिलता है? धान्यकटक नाम मिलता है। और सबसे पहले जो है अमरावती के स्तूप की खोज अगर देखा जाए, अमरावती के टीले की खोज किसने किया था? 1797 में किया था कर्नल मैकेंजी ने किया था। और बाद में जो है 1840 ईस्वी में इलियट ने यहाँ का उत्खनन कार्य करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो हमारा पहला विकल्प है कैलाश मंदिर, दूसरा विकल्प कंदरिया महादेव मंदिर, तीसरा विकल्प है बृहदेश्वर मंदिर, चौथा विकल्प है लिंगराज मंदिर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। बृहदेश्वर मंदिर, इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। और यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। विकल्प ए है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है, एलोरा का कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, विकल्प बी है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर की लोकेशन जो है मध्य प्रदेश में छतरपुर के आसपास जो है। और यह खजुराहो चंदेलों द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। किसके द्वारा? चंदेलों द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। अगर इसका निर्माता पूछा जाए तो विद्याधर चंदेल, वही विद्याधर चंदेल जिसने महमूद गजनवी को कहा जाता है परास्त किया था। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माता कौन है? विद्याधर चंदेल। विकल्प डी है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इसका निर्माण जो है
ययाति प्रथम ने करवाया था। यह एक सोमवंशी शासक था। कौन? सोमवंशी शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सरिकुना अभिलेख स्थित है। पहला विकल्प कंधार में, दूसरा विकल्प बदख्शां में, तीसरा विकल्प बैक्टीरिया में, चौथा विकल्प काबुल में। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, कंधार में। सरिकुना कहाँ पे अवस्थित है? कंधार में अवस्थित है। और अशोक का यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो द्विभाषी अभिलेख है, जो द्विभाषी अभिलेख है। प्रश्न आता है कि अशोक का द्विभाषिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सरिकुना अभिलेख है, कंधार से प्राप्त हुआ है। यूनानी तथा अरामेइक भाषा में लिखित है। अरामेइक भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है, जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था। पहला विकल्प है पुलकेशिन प्रथम, दूसरा विकल्प नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा विकल्प है राजेंद्र चोल प्रथम, चौथा विकल्प है राजराज चोल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुर नगर की स्थापना की थी, जिसे हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं, जिसे हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो है प्रसिद्ध एकात्मक मंदिर, जिसको हम रथ के नाम से जानते हैं, और मंडप प्रसिद्ध हैं। रथ और मंडप यहाँ के प्रसिद्ध हैं। अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध मंडप यहाँ पे हैं आदिवराह मंडप, महिषासुर मर्दनी मंडप, ठीक है, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप, ये सब जो है यहाँ के प्रसिद्ध मंडप हैं। और जो सप्त पगोडा है, सप्त पगोडा का लोकेशन कहाँ पे है? सप्त पगोडा आपके महाबलीपुरम में है। और यहाँ से कुल 7 एकात्मक पत्थर के बने हुए रथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। और सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है? धर्मराज रथ यहाँ पे है। और पंच पांडवों के ऊपर जो है इन रथों के नाम रखे गए हैं, ठीक है। द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, धर्मराज रथ है, एक गणेश रथ है, एक पिंडार रथ और बलैंकुटई रथ है। ये दोनों अपूर्ण हैं। पिंडार रथ और कुट्टई रथ जो है वह दोनों अपूर्ण है, ठीक है। और विकल्प आपका विकल्प सी है राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल जो है एक चोल शासक था और 1015 से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया था। दक्षिण पूर्व एशिया में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। विकल्प डी है राजराज चोल। राजराज चोल जो है राजेंद्र प्रथम का पिता था और 985 से लेकर 1015 ईस्वी तक शासन किया था। और विकल्प है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है एक बादामी का चालुक्य शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसेनजित कहाँ का शासक था? पहला विकल्प काशी, दूसरा विकल्प कौशल, तीसरा विकल्प अंग, चौथा विकल्प वत्स। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कौशल। प्रसेनजित कहाँ का शासक था? प्रसेनजित का कौशल का शासक था, ठीक है। और जो है कौशल की राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध अनुयायी था। कौशल की राजधानी उस समय बुद्ध काल में यहाँ की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यह सभी जो है 16 महाजनपदों में सम्मिलित थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। पहला विकल्प है श्रीगुप्त, दूसरा विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा विकल्प समुद्रगुप्त, चौथा विकल्प घटोत्कच। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, जिसका समय था 319 से लेकर 350 ईस्वी, ठीक है।
और इसने जो है वैशाली के लिच्छव राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था और विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए थे। पहले माना जाता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था, लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का या चांदी की मुद्राओं का प्रचलन जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। ठीक है। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। उसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। घटोत्कच के बाद ही चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुआ। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है। समुद्रगुप्त का समय क्या है? 350 से लेकर 375 ईस्वी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? पहला विकल्प है चंदेश्वर, दूसरा विकल्प है लक्ष्मीधर, तीसरा विकल्प है मेधातिथि, चौथा विकल्प है गोविंदराज। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र गाढ़वाल जो गाढ़वाल वंश की शासक थे, गढ़वाल नहीं गाहड़वाल है, गाहड़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर था, जिसने कृत्यकल्प तरु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, जो कि राजशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। मेधातिथि और गोविंदराज जो है दोनों मनुस्मृति के टीकाकार हैं। मनुस्मृति के टीकाकार। हमारा अगला प्रश्न है घोषिताराम कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है राजगृह में, दूसरा विकल्प है वैशाली में, तीसरा विकल्प है कौशाम्बी में, चौथा विकल्प है श्रावस्ती में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी कौशाम्बी में। घोषिताराम विहार कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी? वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर था और विष्णु पुराण में बताया गया है। यह प्रश्न जो है नेट में कई बार पूछा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई। मतलब अगर देखा जाए पौराणिक दृष्टिकोण से तो कौशाम्बी की स्थापना किसने करवाई थी? राजा निचक्षु ने करवाई थी। और कौशाम्बी का जो प्रसिद्ध शासक उदयन का नाम आता है। उदयन कहाँ का शासक था? तो उदयन जो है वत्स का शासक था। वत्स का शासक था। और एक वहाँ के उत्खनन से, कौशाम्बी के उत्खनन से जो है एक महाविहार का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे हम घोषिताराम विहार के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण श्रेष्ठी नामक घोषित ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? पहला विकल्प है एंटियोकस थियोस, यह था। दूसरा विकल्प है टालमी फिलाडेल्फस, यह भी था। तीसरा विकल्प है मगस, यह भी था। चौथा विकल्प डेरियस सेकंड जो है अशोक का समकालीन शासक नहीं था, बल्कि वह उसका पूर्ववर्ती शासक था। यह सिकंदर के आसपास शासक था और यह एक ईरानी शासक था। पारसीक जिसको आप कह सकते हो, यह एक पारसीक शासक था। ठीक है। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं जो एंटियोकस थियोस है। एंटियोकस, आप लोगों को मालूम होगा कि अशोक के जो 13वें शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। यवन राजा हैं, जिसमें पहला विकल्प है एंटियोकस, द्वितीय थियोस, जिसको हम अंत्योक के नाम से उसका विवरण मिलता है। अंत्योक कहाँ का शासक था? वह सीरिया का शासक था। कहाँ का? सीरिया का शासक था। ठीक है। विकल्प बी है टालमी फिलाडेल्फस, तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, जिसको तुर्मै के नाम से जाना जाता था। तुर्मै, यह कहाँ का शासक था? यह मिस्र का शासक था। ठीक है। मगस जो है सीरीन नरेश था। सीरीन नरेश जिसकी पहचान मग के रूप में की गई है।
हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला विकल्प है कनिष्क प्रथम, दूसरा विकल्प है हुविस्क, तीसरा विकल्प है वासुदेव प्रथम, चौथा विकल्प है डेमेट्रियस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ? कनिष्क प्रथम के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? कुंडलबन। कुंडलबन, कुंडलबन कहाँ पे है? कुंडलबन कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगर पूछा जाए चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए तो थे अश्वघोष। ठीक है, उपाध्यक्ष अश्वघोष, अध्यक्ष वसुमित्र। पूछा जाता है कि हीनयान महायान दो संप्रदायों का स्पष्ट रूप से विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ? तो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही जो है स्पष्ट विभाजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत उपाधि धारण की? पहला विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा विकल्प समुद्रगुप्त, तीसरा विकल्प चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा विकल्प कुमारगुप्त प्रथम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। क्या समय है चंद्रगुप्त द्वितीय का? 375 से लेकर 414 ईस्वी तक इसका जो है समय है। इसकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं देवराज, देवराज, देवगुप्त। सब परीक्षाओं में पूछा जाता है किसकी उपाधि थी? विक्रमांक, विक्रमांक किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमादित्य आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है। विकल्प भी है, विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है प्रथम जो है गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इसका शासन। विकल्प भी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का समय है 350 से लेकर 375 ईस्वी। और इसकी प्रसिद्ध उपाधि है पराक्रमांक, पराक्रमांक, सर्वराजोच्छेता, सर्वराजोच्छेता। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। B.A. विसेंट स्मिथ, ठीक है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। विकल्प डी है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का समय अगर देखा जाए तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक है। और महेंद्रादित्य इसकी महेंद्रादित्य इसकी प्रसिद्ध उपाधि थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है? पहला विकल्प चंद्र से, दूसरा विकल्प राम से, तीसरा विकल्प यज्ञ कुंड से, चौथा विकल्प लक्ष्मण से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, लक्ष्मण से। मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है जो कि एक प्रशस्त के रूप में है, उसने प्रतिहारों की उत्पत्ति बताई है भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से, जो कि भगवान राम के प्रतिहार के रूप में, द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प अजंता, दूसरा विकल्प भीमबेटका, तीसरा विकल्प बाघ, चौथा विकल्प अमरावती। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भीमबेटका है, जिसकी खोज 1957-58 में हुई थी। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। हम लोग सामान्य रूप से वाकड़कर महोदय की किताबों में पाते हैं। इनका नाम था B.S. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा जो है भीमबेटका गुफाओं की खोज की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प है अजंता। अजंता जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। और 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ सैनिकों द्वारा इसकी खोज की गई थी।
और 1824 ईस्वी में जेम्स एलेक्जेंडर ने जो है इसका प्रकाशन किया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में, पहली बार इसका प्रकाशन किया गया था। यहाँ पे कुल 29 गुफाएं हैं, कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 6 गुफा जो है सुरक्षित है। 1 2 9 10 16 17, जिसमें से 9वीं 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। ठीक है। विकल्प सी है बाघ। बाघ जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, बाघनी नदी के तट पर है, और इसकी खोज जो है यहाँ की गुफाओं की 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा, किसके द्वारा? डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। यहाँ से कुल 9 गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें से चौथी 5वीं गुफा सबसे सुरक्षित मानी जाती है। अमरावती के विषय में मैंने आपको ऊपर भी बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। पहला विकल्प है आम्भी, दूसरा विकल्प है पुरु, तीसरा विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा विकल्प महापद्मनंद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पुरु या पोरस के नाम से इसे जाना जाता है। और उसने जो है सिकंदर ने जब उसके पास जो है समर्पण संधि का मैसेज संदेश भेजा था, तो उसने कहा कि अब वह सिकंदर से युद्ध के मैदान में ही मिलेगा। और उसका राज्य पूछा जाता है किस नदी के मध्य स्थित था, तो झेलम और चिनाव, झेलम एवं चिनाव नदी के मध्य जो है पोरस का राज्य स्थित था। बाद में वह जो पराजित हुआ और सिकंदर ने उसके साथ संधि कर ली। ठीक है। विकल्प ए है इसमें आम्भी। आम्भी भारत का पहला ऐसा शासक माना जाता है जो देशद्रोही था। पहला देशद्रोही शासक कौन था? आम्भी था, जिसने किसी विदेशी शक्ति के लिए जो है अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने देश के साथ देशद्रोह किया, धोखा किया। तक्षशिला का शासक था। कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। महापद्मनंद जो है वह नंद वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? पहला विकल्प है फाहियान, दूसरा विकल्प है मेगास्थनीस, तीसरा विकल्प है अलबर्नी, चौथा विकल्प है ह्वेनसांग। तो हमारा सही आंसर है सीयूकी नामक यात्रा विवरण, विकल्प डी ह्वेनसांग से संबंधित है। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा का जो घटना देखा था, जो कुछ देखा था, उसको अपने यात्रा विवरण सीयूकी में उसने शामिल किया था। तो सीयूकी किसका यात्रा विवरण है, किससे संबंधित है? हर्षकालीन घटनाओं का विवरण सीयूकी में मिलता है, जो कि ह्वेनसांग से संबंधित है। ठीक है। विकल्प ए है फाहियान। फाहियान किसके समय में आया था? फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। 399 से लगभग 412 ईस्वी तक यह भारत में रहा। ठीक है। और इसके यात्रा विवरण का नाम है फूकोकी इसके यात्रा विवरण का नाम है। ठीक है। मेगास्थनीस जो है सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका। और अलबर्नी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। उसकी प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद। हमारा अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। पहला विकल्प है नागार्जुन, दूसरा विकल्प नागभट्ट, तीसरा विकल्प है नागसेन, चौथा विकल्प है कुमारिल भट्ट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नागसेन। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा का एक ग्रंथ है, पाली भाषा का एक ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं इंडो ग्रीक शासक मिनंडर के मध्य बौद्ध धर्म के स्वरूप को लेकर हुए संवाद का विवरण मिलता है। और मिलिंद पन्हो का अर्थ ही होता है राजा मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना की गई थी। पहला विकल्प गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा विकल्प फिरोज शाह तुगलक, चौथा विकल्प शेरशाह सूरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मोहम्मद बिन तुगलक।
दीवाने अमर कोही की स्थापना जो है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था। पहला विकल्प है हेमचंद्र, दूसरा विकल्प है हरिविजय सूर्य, तीसरा विकल्प है जिनसेन और चौथा विकल्प है चंद्रसूर्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, हरिविजय सूर्य जो है अकबर के दरबार में आकर कुछ वर्षों तक रहे थे और अकबर उनकी विद्वता से प्रभावित होकर जगत गुरु की उपाधि उन्हें प्रदान की और उनके प्रभाव से उसने शिकार खेलना बंद कर दिया, मांस खाना छोड़ दिया, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, हरिविजय सूर्य। विकल्प है हेमचंद। हेमचंद भी एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जिनका समय 12वीं शताब्दी है और इनकी रचना है परशिष्ट पर्वन। परशिष्ट पर्वन इनकी प्रसिद्ध रचना है और यह चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि थे। हमारा विकल्प सी है जिनसेन, एक रचना है आदि पुराण। तो जिनसेन जो है आदि पुराण के रचयिता हैं और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। विकल्प डी है चंद्रसूर्य। चंद्रसूर्य एक जैन विद्वान थे और अकबर ने जो है इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी थी, इन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला विकल्प है दिलेर खां, दूसरा विकल्प है जय सिंह, तीसरा विकल्प है जसवंत सिंह और चौथा विकल्प है शाइस्ता खां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जय सिंह के साथ। पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? शिवाजी और महाराजा जय सिंह ने जो है हस्ताक्षर किया था। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को, 1665 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो मुख्य शर्तें थी उसमें शिवाजी की काफ़ी बदनामी भी हुई। मुख्य शर्तें थी कि शिवाजी अपने जो उनके 35 किले थे उन 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। ठीक है, मुगलों की तरफ से शिवाजी युद्ध करेंगे और शिवाजी का पुत्र था संभाजी। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसे मुगल दरबार में जो है 5000 का मनसब प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? पहला विकल्प वारन हेस्टिंग्स, दूसरा विकल्प लॉर्ड क्लाइव, तीसरा विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा विकल्प लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स जो लगभग 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल दोनों पदों को सुशोभित किया था, उस पर जो है लंदन लौटने के पश्चात जो है बर्क ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और लगभग 1788 से 1795 ईस्वी तक उस पर मुकदमा चला और बाद में वहाँ की संसद ने उसके सभी कार्यों को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त किया। और मुकदमे का जो महाभियोग इसीलिए चलाया गया था कि उन्होंने भारत में अपने कार्यों का सही ढंग से संपादन नहीं किया। ठीक है, हमारा विकल्प भी है लॉर्ड क्लाइव। तो मालूम है आपको भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और प्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक 2 बार जो है यह बंगाल का गवर्नर था। विकल्प से है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें कॉर्नवालिस ने बहुत दम्भ भाषा में कहा था, अब पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों के तले है। विकल्प डी है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का समय जो है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी है। भारत में सहायक संधि का जो है प्रतिपादक लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। पहला विकल्प कुकी, दूसरा विकल्प खूंट, तीसरा विकल्प उरांव, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प खूंट जनजाति। खूंट जनजाति। मानव बल प्रथा पर निषेध लगाने वाला वायसराय कौन था? हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल था वह, वायसराय नहीं था। और इसने जो है मानव बल प्रथा पर रोक लगाती थी और यह मानव बल प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलित थी, जिसके कारण इन लोगों ने अपने संस्कृत में इसे जो हस्तक्षेप माना और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला विकल्प देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा विकल्प ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विकल्प है केशव चंद्र सेन, चौथा विकल्प है श्याम चंद्र दास। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, केशव चंद्र सेन ने जो है 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट था, 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट था, जिसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको पास करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? केशव चंद्र सेन की। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल की गई थी। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा जो है बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? पहला विकल्प सर एंड्रयू फ्रेजर, दूसरा विकल्प एच रिजले, तीसरा विकल्प ब्रॉड्रिक, चौथा विकल्प ए.टी. अरुंडल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सर एंड्रयू फ्रेजर जो है बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और यह कर्जन के काफ़ी करीबी थे। यह लॉर्ड कर्जन के काफ़ी करीबी थे। और जब भारत का विभाजन बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तब पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट जो बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वह थे ब्लूमफील्ड फूलर, ठीक है। ब्लूमफील्ड जो फूलर का एक स्टेटमेंट था कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम को लेकर कि हिंदू और मुस्लिम जो है मेरी दो प्रिय बेगमें हैं, लेकिन उसमें से मुस्लिम मुझे ज़्यादा प्रिय है। यही ब्लूमफील्ड फूलर थे, जिन्हें बंगाल विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई थी। ए.टी. अरुंडल जो है बाद में एक 1906 ईस्वी में ए.टी. अरुंडल की अध्यक्षता में लॉर्ड मिंटो ने एक कमेटी गठित की और इन्होंने सुझाव दिया कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? पहला विकल्प महात्मा गांधी, यहाँ पे गांधा हो गया है, महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है एन.एम. जोशी, चौथा विकल्प है जे.वी. कृपलानी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, महात्मा गांधी। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? पहला विकल्प है असहयोग आंदोलन, दूसरा विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा विकल्प है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, चौथा विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में कहा था कि यह हमारा
अंतिम आंदोलन होगा, या तो हम इस आंदोलन में जो है आज़ादी प्राप्त करेंगे, या तो आज़ादी के प्रयास में जो है अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। करो या मरो, करो या मरो कहा जाता है जिसे, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942। विकल्प ए असहयोग आंदोलन कब हुआ शुरू? 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1930। व्यक्तिगत सत्याग्रह मुझे लगता है अक्टूबर 1940 में। विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे इसके तहत, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा 63वां एवं अंतिम प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प महदहा, दूसरा विकल्प चिरांत, तीसरा विकल्प नगराज, चौथा विकल्प बागोर। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी बागोर। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बागोर। बागोर राजस्थान में स्थित, कहाँ पे? राजस्थान में स्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल है, और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आदमगढ़ से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो बागोर और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, बागोर एवं आदमगढ़ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 33 प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया है, जो प्रश्न जो कि काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।